करने के लिए समृद्ध मंच को सादर प्रणाम करते हुए मैं सभी गुणी रचनाकारों को नमन करती हूँ। मेरी लघु कथा का शीर्षक है तरंगे। तरंगे। आज बहुत उदास हो, बेटी की याद आ रही है? समीर ने अपनी पत्नी श्वेता से पूछा। हाँ, सुमी की बहुत याद आ रही है। मेज पर रखी सुमी की बचपन की तस्वीर को प्यार से देखते हुए श्वेता ने कहा, देखो, परेशान ना हो। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर हर देश से चुने हुए बड़े बड़े वैज्ञानिक गए हैं, जिसमें हमारी बेटी भी एक है। कितने गर्व की बात है ना? वो तो है, पर उससे कई दिन से बात नहीं हो पा रही। कैसे कटेगा एक साल उसके बिना? श्वेता ने नम आंखों से कहा। क्या करोगी? कभी कभी रेडियो फ्रीक्वेंसी न मिल पाने की वजह से बात नहीं हो पाती है, समीर ने पत्नी को समझाते हुए कहा। तो फिर परेशान न हो, इसरो और नासा की टीम हमारे संदेश ट्रांसमिट करके उन तक पहुंचा देती है। श्वेता खुश होती हुई बोली, सच्ची? आज ही मैं सुमी को ढेर सारी बातें लिखती हूँ चिट्ठी में। अचानक श्वेता नींद से घबराकर उठ बैठी। बेटी सुमी ने चौंक कर पूछा, क्या हुआ माँ? श्वेता ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, कुछ नहीं बेटी, तू स्पेस पर जाने की तैयारी कर। तेरे पापा सपने में तुझे आशीर्वाद देने आए थे। आखिर ये तरंगे हमें दूसरी दुनिया से भी तो जोड़ती हैं। जी धन्यवाद। बहुत बढ़िया। योगराज प्रभाकर जी को नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार नमस्कार। आप इसकी समीक्षा कर दीजिए इस लघु कथा की। नलिनी जी, हम जिंदगी में कभी भी मिले ना, तो मैं आपको, आप मेरी से उम्र में छोटी लगती है, मैं आपका कंधा थपथपा के आपको मुबारकबाद आपको बताई। उसका कारण सुनिए क्या। अनीता जी ये मेरी बात जानती है। अनीता जी, हमारी मेहनत शक्ति में ये बीमारी है, कमजोरी मान लीजिए या लैक ऑफ स्टडी है, कि उनकी 75% लघु कथाओं का जो विषय होता है वो शास्त्र होता है, तड़का चौका होता है, ऊँची चौड़ी होती है। और मैं पीट के मर गया। मैंने कहा भाई अब इसको छोड़ो यार, थोड़ा आगे बढ़ो। अनिता जी आपने पढ़ा था ना मेरा एक बार, मेरा सब उसका विरोध हुआ। मुझे आपकी रचना में जो सबसे बड़ी शक्ति लगी है, सबसे बड़ी चीज लगी है, वो है विषय विविधता। मैं उस रचना को सफल मानता हूँ कि रचना को उठाइए, हिंदी की हो, पंजाबी की हो, इंग्लिश अपना उर्दू की हो, बंगाली की हो, भोजपुरी की हो, मैथिली की हो, उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट की, अंग्रेजी में अनुवाद की। अगर अंग्रेजी में उसका सफल अनुवाद हो जाता है और उसके अर्थ नहीं होते तो वो रचना जो है वो कामयाब। अगर हमने उसमें वर्ड सावित्री बता दी, मैं वर्ड सावित्री के खिलाफ अगेंस्ट नहीं हूँ, वैसे बात कर रहा हूँ, उसकी सार्वभौमिकता है जो खत्म हो जाती है, उसमें क्षेत्रीयता आ जाती है। आपने इसमें स्पेस की बात की, नासा की बात की, इसरो की बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इसको सफल लघु कथा मानता हूँ और आपको बहुत बहुत बधाई। सादर धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से भी नलिनी जी आपको। आप वाकई बहुत अच्छा लिखते हैं। बहुत धन्यवाद। और अब मैं पूनम सिन्हा श्रेयसी को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी लघु कथा का वाचन करें। पूनम सिन्हा श्रेयसी। नमस्कार, आप सभी को मेरा सादर नमन है। मेरी लघु कथा का शीर्षक है कैमरे का सच। अस्पताल के हॉल में मुनिया सहमी सी माँ से सटकर बैठी है। दीवार पर टंगे टीवी पर मंत्री जी का इंटरव्यू शुरू हो गया।
ट्राइपॉड पे रखे कैमरे का फ्लैश चमक उठा। सर, आपके कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि कौन सी है? अपराध उन्मूलन हेतु हमने शहर के चप्पे चप्पे पर कैमरे लगवाए हैं, 56 इंच सीना फुलाते हुए मंत्री जी ने कहा। मुनिया को ऐसा लगा जैसे उसके कानों में किसी ने पिघला शीशा डाल दिया हो। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। अंधेरी गली, उसकी हृदय विदारक चीखें, लहूलुहान फटे वस्त्र, घायल तन। अचानक वह जोर से चिल्ला उठी, सब झूठ है, सब झूठ, सब। कहते कहते बेहोश हो गई। धन्यवाद। प्रभाकर जी से आग्रह करते हैं कि समीक्षा करें। बहुत अच्छी लघु कथा है आपकी। आपकी लघु कथा से मुझे अपनी घरों से 2-3 शेर याद आ गए। अगर मुझे मंजूरी आगे दे तो मैं आपको पढ़ने की कोशिश करूँ। मैं पढ़ने का प्रयास करूँ। बिल्कुल, ये तो मेरा हम लोगों का सौभाग्य होगा कि हम आपके गजल के भी शेर सुने। मतलब सुने कि तुम्हारी कागजी खुशहालियां कुछ और कहती है। तुम्हारी कागजी खुशहालियां कुछ और कहती हैं, मगर लाखों करोड़ों दुनिया कुछ और कहती है। मगर लाखों करोड़ों दुनिया कुछ और कहती है। हर एक नारी नदी को माँ बुलाना धर्म था जिनका, वहाँ जिस्मों की लाखों मंडियां कुछ और है। कहने का मतलब ये है कि बोला कुछ और जाता है, सच्चाई कुछ और होती है। आपने पक्ष को बहुत सुंदरता से उभारा है, मैं आपको बधाई देता हूँ। एक आपसे मेरी आपसे मेरी गुजारिश है जी चप्पल इंच का सीना इस वजह हटा लें। जी 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 देखिए ये एक मैं मोदी भक्त नहीं हूँ, मैं खानदानी कांग्रेस की हूँ। मेरे पिताजी पटियाला कांग्रेस के प्रधान थे। अगर मेरे भक्त को बड़े काम ली जाए तो कभी मोदी भक्त नहीं हो सकता। लेकिन मोदी हमारे प्रधानमंत्री हमारे देश के नेता है। चप्पल की इस्तेमाल करना अच्छा नहीं लगता, इसको थोड़ा देखें। जी जी बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर समीक्षा। और अब मैं विजय कुमारी मौर्य जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आकर अपना रचना पाठ करें। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी, और मेरा मंच को प्रणाम। आदरणीय प्रभाकर जी, ओम नीरो जी और सिद्धेश्वर जी, सभी मेरे प्यारे मित्रों। मेरी लघु कथा का शीर्षक है मूल ब्याज। अरे सुरसुता की माई, ये तो ताला लटका है। छोटे और बहुरिया कहाँ चले गए? हम तो पीसीओ से बहू का फोन किए रहे कि हम दोनों प्राणी आवत ही। शालिग्राम घर पे नहीं है, वो अपने बच्चों को घुमाने ले गया है। पड़ोसी राम से नहीं बोला। तो कबे लौट के आई? अभी हमें ना मालूम। बच्चे कहते थे 1 हफ्ता की छुट्टी लिए हैं। अरे भाई, हम कौने जतन से यहाँ तक पहुँचे हैं, का बताइए। आइए आप लोग मेरे घर बैठिए, थोड़ा सुस्ता लीजिए और चाय पानी पी लीजिए, तब कुछ सोचिए। पड़ोसी बोला। नहीं भाई, तू जिन परेशान हो। शंकर दीन भ्रकुटी तान कर बोले। चला सुरसुता, अपने गाँव में लौट चली। वो अपन बेटवा ना रहा, बिकाए गवा। अब जौन थोड़ा खेत बारी है वो बेच के निकर चली चारों धाम। बाकी बची जिंदगी कुएं गुजार दे। मूल ब्याज सूद सब नसाए गवा। धन्यवाद। जी प्रभाकर जी,
फिर से आपसे आग्रह करती हूँ समीक्षा के लिए। विजय कुमार मौर्य जी, मैं शिक्षक विजय जी आप अपना माइक विजय जी आप माइक जी। अब ठीक है। विजय कुमार मौर्य जी, आपकी रचना मूल ब्याज, इसका शीर्षक बड़ा सुंदर है और दूसरी इसकी सुंदरता है इसकी आर्चनिक भाषा। आर्चनिक भाषा भी आपने इतने पहले पे उसका प्रतिशत रखा है कि मेरे जैसा पंजाबी भाषी भी समझ सकता है। नहीं तो ये भोजपुरी वाले, राजस्थानी वाले, मैथिली वाले इतने मुश्किल शब्द इसमें डाल देते हैं ना कि मैं तो जानता हूँ, मैं मैथिली भी जानता हूँ, भोजपुरी भी जानता हूँ, राजस्थानी भी जानता हूँ, लेकिन नॉर्मल आदमी समझ नहीं पाता है। आपके जो कहा हुआ वो समझ आता है, तो ये उसकी सुंदरता है। मैं आपको दो चीजें आपसे कहना चाहूंगा उदाहरण देकर। मेरे बड़े भाई साहब बैठे हैं यहाँ पे ऊपर की, मेरी बात से सहमत हो। देखिए, रचना जो लघु कथा होती है ना, ये कई स्तरों पर इसकी कई चीजें देखनी पड़ती है। पहली बात तो रचनाकार को पता होना चाहिए कि उसे क्या कहना है, उसे संदेश क्या देना, जो कहना है उसे उसको देख लीजिए। तीसरा, उसे कैसे कहना चाहिए, उसका क्या है, ये तो एक पक्ष है। दूसरा ये है कि रचना जो है उसमें संयमता होनी चाहिए, रचना संयम होनी चाहिए, संदेश सूक्ष्म होना चाहिए। तीसरा, वो सरल होनी चाहिए। इसके सातवां जो मैं मानता हूँ वो ये है, रचना में विश्वसनीयता होनी चाहिए। अगर रचना में विश्वसनीयता नहीं है, अविश्वसनीयता है, तो उसको लघु कथा की भाषा में बोलते हैं लाउड होगी रचना, लाउड। साहित्य की भाषा में लाउड होना बोलते हैं। लघु कथा में लाउड होना अलाउड नहीं। कोई भी चीज जो है वो ऐसी लगनी चाहिए कि अस्वाभाविक है। क्या हुआ? मैं उदाहरण देता हूँ आपको। उनकी प्रेमचंद की कफन हमने सबने पढ़ी, आप सबने बचपन से पढ़ी है सब। आप मुझे ये बताइए कि घर में किसी की लाश पड़ी हो, बहू की, ना उसका पति बाहर खाने जाएगा ना उसका ससुर खाने जाएगा, लेकिन वो खाते भी हैं, मीट मांस भी खाती है, दारू भी, है ना? ऐसा होता नहीं है। लेकिन मुंशी प्रेमचंद ने कैसे उसे प्रस्तुत किया है, लगता है कि ऐसा होता है। यानी उन्होंने उसे यथार्थ बना के दिया, तो आप लाउड नहीं हुए, लाउड होते हुए भी लाउड नहीं। अब आपकी रचना में कवि क्या है कि लड़के की मां बोलती कि हमने तो पीसीओ से फोन भी किया था, ऐसी है ना, पीसीओ से फोन किया। देखिए, औलाद जितनी मर्जी निकम्मी से निकम्मी हो, अगर फोन पे बात हो फोन के नहीं जाएगी। हाँ, वहां जाके बोल दो, कुछ और उनके साथ व्यवहार करे तो मान कर। यहाँ पे विजय कुमार मौर्य जी थोड़ी सी अस्वाभाविकता आ गई, इसके ऊपर आप ध्यान करेंगे तो रचना और भी थैंक यू। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, उम्मीद है विजय जी समझ गई होंगी और अपनी लघु कथा में सुधार करेंगी उसी के अनुसार। बहुत अच्छी तरह समझ गए। अब मैं निर्मल डे जी को आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय निर्मल डे जी। आदरणीय जोगराज प्रभाकर जी को मेरा नमस्कार। मंच पर उपस्थित सभी गुणीजनों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं अपनी लघु कथा का वाचन करने जा रहा हूँ। लघु कथा का शीर्षक है बढ़ते कदम। रंजना, अब तुम पीओ बन गई हो।
मैं भी बैंक में हूँ और मैनेजर के पद पर हूँ। तुम्हारी रजामंदी से अब घर बसाना चाहता हूँ, राकेश ने कहा। दोनों पिछले 3 साल से एक दूसरे को जानते हैं। राकेश, तुम तो जानते हो मैं एक साधारण परिवार की हूँ और माता पिता की एकमात्र संतान हूँ। हाँ रंजना, ये सारी बातें तुमने कई बार बताई हैं। माता पिता के संघर्ष और त्याग से ही तुम आज इस मुकाम तक पहुंची हो। मेरी शादी के बाद वे लोग कैसे रहेंगे, कितना मिस करेंगे मुझे। रंजना, तुम चाहो तो मम्मी पापा को हमारे साथ ही रहने के लिए तैयार कर सकती हो, राकेश ने कहा। नहीं राकेश, वे कभी भी बेटी के घर में रहने को तैयार नहीं होंगे। जब तक स्वस्थ रहेंगे अपने घर में ही रहना चाहेंगे। तो फिर क्यों किंतु परंतु? मेरी एक शर्त है। बोलो क्या है शर्त रंजू? झिझक हो रही है। रंजू, मन की बात खुलकर बोलो। जब तक माता पिता जीवित रहेंगे मैं अपने वेतन का 1/4 हिस्सा उनके खाते में डाल देना चाहूंगी। तुम्हें कोई आपत्ति? रंजना, समय के साथ विचार बदलता है, सोच बदलती है, नई परंपरा सामने आती है, राकेश ने मुस्कुराते हुए कहा। मतलब तुम्हें कोई आपत्ति नहीं? मेरी आंखों में झांक कर देखो, तुम्हारे प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। धन्यवाद। निर्मल देवी, आपकी रचना पढ़ते कर मुझे बहुत अच्छी लगी, जो मुझे पहले भी भिजवाई गई थी। मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं इसमें कोई भी नुक्स नहीं निकाल रहा हूँ, उसमें है ही नहीं। केवल मैं एक बात आपको बड़ी महत्वपूर्ण करना चाहूंगा। सतीश राज पुष्करणा जी ये कहा करते थे कि साहित्य वही शासक है जो समाजोत्थान और राष्ट्रोत्थान के राष्ट्रोत्थान और समाजोत्थान, ये जो आपकी रचना है समाजोत्थान और राष्ट्रोत्थान में योगदान देने वाली है। इस चीज का संदेश बड़ा सार्थक संदेश होने की वजह से एक सफल रचना बन पाती है। मुझे केवल एक चीज चुभ रही है, वो लड़की का ये कहना कि मैं अपनी पगार का 25% खर्च करूँ। तो भाई को लिमिट क्यों लगा रहे थे? एक बात कहना कि मैं अपने माता पिता के ऊपर जो अपनी तनख्वाह का जो है अपने उसका हिस्सा एक हिस्सा जब कर दीजिए, इसको परसेंटेज में बांटिए मत, 25% में बांटिए मत, 1/4 में बांटिए। मुझे बस थोड़ी सी ये बात थोड़ी खर्ची है, आप देख लीजिएगा। रचना आपकी बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है और कामयाब है, इसके लिए आप बधाई की बात। बहुत बढ़िया बात आपने बहुत इतना सूक्ष्म रूप से विश्लेषण बहुत कम लोग समझेंगे। प्रतिशत में नहीं बांधना चाहिए। बहुत बढ़िया योगराज प्रभाकर जी ने बहुत गंभीरता से बात बोला। जी जी, इसीलिए तो हम लोग इतने सब प्रतीक्षा में थे। आदरणीय प्रभाकर जी आए, भाई उतना ही सुधार करने से वो लोकता बहुत अच्छी हो जाएगी। और छोटा सा सुधार करने की जरूरत है। वो जो 25% 1/4 वाला है ना, वो प्रतिशत के जब हम अपना ही बढ़ रहे हैं तो हम 50 पर जब जरूरत पड़े तो उससे अधिक भी सहयोग कर सकते हैं। अब मैं रश्मि लहर जी को आमंत्रित करती हूँ। वो अपने ऑफिस में अटेंड कर रही हैं, उनको शायद अब घर जाना होगा, ऑफिस भी बंद होने वाला होगा, तो मैं उनको बहुत सादर आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी लघु कथा वाचन करें। रश्मि लहर। समृद्ध पटेल को मेरा नमन और आदरणीय गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। मेरी लघु कथा का शीर्षक है दुविधा। बड़े दिनों बाद दोनों दोस्त सब्जी मंडी में मिल गए। बतियाते हुए रमेश ने किशोर से कहा, चलो घर चलो यार, थोड़ी देर बैठ कर जाना। वैसे भी बहुत दिनों बाद दिखे हो तुम। इस बार गर्मी बड़ी जानलेवा है। उसने माथे का पसीना पोंछते हुए
आगे कहा, कल से ऑफिस में भी वर्क प्रेशर बढ़ गया है। अब सबको एसी चाहिए, चाहे बाबू हो या चपरासी। मैं कितना दौड़ूं? छुट्टी लेकर बैठ गया हूँ। थोड़ा मौसम ठीक होगा तब ज्वाइन करूंगा। यह सुनते ही किशोर बोल पड़ा, मेरे ऑफिस का भी यही हाल है। हर समय फोन चला आता है, अरे यार इनका एसी देखना है, या अरे भाई उनका एसी देख लो। सबको बैठना एसी में ही है, मानो मैं इंजीनियर ना होकर मैकेनिक बन गया हूँ। मैं भी बिना बताए घर बैठ गया, पर सच में गजब की गर्मी है, दिमाग खराब है यार। अच्छा ये बता, नीचे बैठकर बातें करें कि ऊपर चलें? नीचे 1.5 टन का एसी लगा है, ऊपर 2 टन का। घर के निकट पहुंचने पर रमेश ने पूछा, अरे किसी भी फ्लोर पर चलो मैनेजर साहब, तुम्हारे घर में तो हर तरफ ठंडक है यार। वैसे ऊपर भी चल सकते हैं, नहीं तो नीचे ही गप्पे मारी जाए। चल जैसा तुझे ठीक लगे। ओके। बातों में उठे दोनों लोग घर के गेट तक पहुंचे ही थे कि पीछे खड़े भिखारी पर रमेश की नजर पड़ी। लगभग खौखियाते हुए वह बोला, अब क्या जान लेकर मानोगे तुम? हर समय पीछे लगे रहते हो। अरे नहीं साहब, मैं तो यहाँ से निकल रहा था, आप दोनों की बातें कान में पड़ी तो ठिठक गया। फिर विद्रूप सा मुंह बनाकर बुदबुदाता हुआ आगे बढ़ गया। बड़े लोगों की क्या बात है, जितनी सुविधा उतनी दुविधा। धन्यवाद। बहुत सुंदर। मैं अब प्रभाकर जी से आग्रह करती हूँ कि इसकी समीक्षा कर दें और रश्मि जी ध्यान से सुन लें। रश्मि जी, मैं अभी कुछ देर पहले एक बात बोल कर रहा हूँ कि लघु कथा में लिखने से पहले या लिखते समय जी इनिशियल स्टेज पर 3 चीजें लिखी जाती हैं। आपको क्या कहना है, आपको क्या संदेश जी क्यों कहना, तो देखते क्या जी कैसे कहना, आपके लिखने का ढंग, आपका सेल्फ स्टडी। मान लीजिए क्या कहना है मैं, मुझे कोई दहेज के बारे में बात करनी जी इस दहेज पीड़िता के बारे में। दूसरा पॉइंट मेरा ये होगा कि क्यों कहना है, क्या दहेज के ऊपर किसी ने कहा नहीं सकता? दहेज के ऊपर तो लाखों लोगों को पता है कि ऐसा क्या है जो मैं लिखूं, मेरा उद्देश्य क्या है। अगर उद्देश्य मेरा नया है, मेरा संदेश, तब मुझे तीसरे स्टेज पर जाना है। तीसरे स्टेज पर आ जाती हूँ। तीसरे स्टेज आपने लघु कथा जो है बहुत अच्छी तरह से शुरू की, बहुत अच्छी तरह से आपकी लघु कथा शुरू हुई और बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ी। मैं अगर इसको 3 हिस्सों में बांट दूं तो जहाँ भिखारी से आने के पहले तो इसके 2 मरहले गुजरे हैं, जो दो स्टेजेस में गुजरी है। उसमें आपने जो कहना चाहा है बहुत स्पष्ट। फिर उसमें एक भिखारी के स्त्री होती है, आउट ऑफ सडन ना जाने क्या कहा। उसके ऊपर ये दोनों पात्रों में से एक बोलता है कि हर समय पीछे लगे रहते हो। हर समय पीछे लगे रहते हो क्या मतलब है? वो तो अभी आया, हर समय कहाँ पे आ गया वो? क्या वो उनका बहुत देर से पीछा कर रहा था? या तो ये लघु कथा में बताइए कि वो आदमी बहुत देर से की बातें सुन रहा था। अच्छा सर, ठीक है। उसमें बनाइए कंटिन्यू। ये इसके 2 + 1 2.5 पार्ट हो गए या 3.25 पार्ट हो गए। 25% जो उसका बच्चा वो उसका बच्चा अंत तक। आपका जो अंत है ना, बेहद कमजोर है। अच्छा सर, ठीक। बेहद कमजोर है। लघु कथा के अंत में एक मारक पंक्ति होती है जो लघु कथा की जान होती है। ठीक है। उसको बोलते हैं पंच लाइन। जी। आपकी रचना में पंच लाइन जो है वो मिलती है। भिखारी ने जो कहा वो उसका प्रभाव ही नहीं पड़ता। अच्छा अच्छा, ठीक। आप एक सिनेरियो सोचिए, दोनों
मित्र जो है वो बात लगातार कर रहे हैं, और वो एक आदमी है जो उसको फॉलो कर रहा है somehow। पहले जहाँ वो बैठे हैं बात उसके पीछे जेल पर लिया जाता है जी। ठीक, वो बातें एसी की कर रहे हैं, ये दुविधा सुधा की बात कर रहा है। तो वो पूछे कि तू मेरा पीछा क्यों कर रहा है। देखिए मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, आप और भी कई विचार कर सकते हैं। तो वो कहे साहब इतनी गर्मी में आपकी एसी की बातें सुनकर फिर मेरी भी थोड़ी गर्मी कम होगी। ठीक है, ये एग्जैक्टली ये नहीं, एग्जैक्टली समथिंग लाइक इसका वहां है ना, आप तरह को पता है तो बहुत मारक होना चाहिए। ऊपर की जो कमियां है ना वो जो है वो ढक जाती है, ऊपर वाली कमियां जो है वो ढक जाती है, अंतिम अंत में आती है। हमसे आप ध्यान दीजिए, ठीक है सर, मारक बनाइए। ठीक है सर, लोग भिखारी कहेगा उसका एक मीनिंग होना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को प्रणाम। बहुत सुंदर समीक्षा। और मैं अब गार्गी जी को आमंत्रित करती हूँ। से हैं गार्गी जी। मंच को नमन, सभी सुधीजनों को नमन। पहली बार लिखने का प्रयास किया है एकालाप शैली में, सब सर बताएंगे कि क्या कमियां हैं इसमें। मेरी लघु कथा का शीर्षक है दूर के ढोल सुहावने। विदेश जाना और वहां किसी बड़े कंपनी में काम करना मेरा बचपन से सपना था, लेकिन यहाँ आकर दूर के ढोल सुहावने जैसी कहावत चरितार्थ होती दिख रही है। न तीज त्योहार और न ही सामाजिकता जैसी कोई बात। आधुनिकता के नाम पर सब कुछ है, बस भाव नहीं है। न माँ के हाथों का स्वस्थ वर्धक और स्वादिष्ट खाना, न ही फिक्रमंद अपने लोग। माँ बिना चेहरे पे शिकन लिए मेरा काम खुशी खुशी कर देती थी, उस पर भी मेरे नखरे उठाती थी। यहाँ तो सब काम खुद ही करना पड़ता है। कभी कभी तो बर्तन धोने के आलस से भूखे पेट ही सो जाती हूँ। इतनी दूर मुझे दोनों बहुत याद आते हैं, मेरी प्यारी जन्मभूमि और मेरी जननी। डॉलर में ना अपनी मिट्टी की सौंधी महक है, ना ही माँ का निर्मल प्रेम। बुदबुदाते हुए सुधा नम आंखों से गंदे बर्तन रगड़ने लगी। सादर धन्यवाद। गार्गी जी, आपकी ये लघु कथा एकालाप में नहीं है। जी सर, ये मिश्रित शैली की लघु कथा है। ये एकालाप की हो सकती, अंत में आगे बोल दिया कि बुदबुदाते हुए सुधा नाम आंखों से गंदे बर्तन रगड़ते हैं। जी, ये आपने बोला, ये लेखिका ने बोला। लेखकीय प्रवेश हो गया तो लेखकीय प्रवेश हो गया जी। ये अलाउड है, ये अलाउड है, अलाउड। अच्छा जी। पूरी वो एकालाप के लिए, पूरी तरह एकालाप होने के लिए ये पत्तियां जो अलाउड, इसमें डिस्क्रिप्शन नहीं देनी। जो बोलना है वो बात खुद बोले, अपने से बोले, अपने आप से बोले, गुण बनाए। उसमें कोई भी आपको विस्तार से नहीं जोड़ना है, कोई भी वर्णन आपको नहीं जोड़ना है। आपकी एक रचना से, एक लाइन से ये रचना जो है वो पूरी तरह से एकालाप में नहीं बन सकती। एक और टेक्निकल बात, बुदबुदाते हुए सुधा नम आंखों से गंदे बर्तन रगड़े। गंदे बर्तन आंखों से रगड़ने लगी। सोचिएगा सिद्धार्थ जी, अपना सिद्धेश्वर जी, भाई साहब आंखों से एक बर्तन रगड़े जाते हैं। गार्गी जी तकलीफ लेना जरा। सर, बिहार में कुछ भी संभव है सर। लगा हुए लोग का था तो बाहर सुनी जा रही। जी, जो बोलते हैं वही लिखते हैं। हाँ सर, बिहार मेरा दूसरा घर है।
जी आपको सर। पता होना चाहिए। जी एक राज करना मुझे अपना बड़ा बेटा बोलते थे। जी और बिहार में जितने मेरे मित्र प्रेमी हैं मेरे साथ शायद पंजाब में भी नहीं है। ठीक है जी सर। तो दूसरी बात, एक बात और, आपने जो परिस्थितियां कही है ना कि यहाँ पे ये नहीं होता, वो नहीं होता, फलाना नहीं होता, टपका नहीं होता, ये एक द्वंद की स्थिति, इस द्वंद को और उभार, इस द्वंद को और उभार, कोई घटना क्रम में ऐसा घटे जो वाकई दिल को तोड़ने वाला, तो वाकई ऐसा हो कि वो ये सुधा को तो लगा कि भाई ये सुधा को तो पसंद नहीं है, वो जो पाठक है ना उसके दिल को भी चोट पहुंचता है। तो बंद को थोड़ा और उभारिए, आप ज्यादा शब्द इस्तेमाल करने से डरे नहीं, ज्यादा शब्द इस्तेमाल करने से डरे नहीं, आप लघु की परिभाषा समझें। लघु उतना ही है, लघु में उतने ही शब्द आ सकते हैं जितने वहां जरूरी। अगर कोई स्त्री प्रजाति की 5 फीट की है तो उसका दूध 4.5 लीटर में बनता है, अगर वो 6 फीट की तो उसका 5.5 लीटर में बनता है। इसका मतलब ये भी तो सुपर वुमन होगी, वो भी वुमन है तो वो भी वुमन है। नाटे व्यक्ति की जो पैंट है वो 95 सेंटीमीटर में बन जाती है, 90 की 1.25 मीटर में बनती है। तो शब्द जो है इनको खर्च करने में गुरेज, कंजूसी तो करिए पर गुरेज मत कीजिए, जहाँ जरूरत है वहां शब्द इस्तेमाल कीजिए। थोड़ा सा द्वंद और बढ़ाइए ताकि पढ़ने वाला एक बार पसीने से पास माथे से पसीना पहुंचे, उस स्टेज पर उसको ले जाए। जी सर। सबसे अहम बात, तो मैं अपने मन की बोल रहा हूँ, आप सहमत हो कोई जरूरी नहीं। जो शीर्षक है प्रयास करें वो लघु कथा में इस्तेमाल न करें। जी तो लघु कथा की सुंदरता इससे बढ़ती है। जी आपका प्रयास अच्छा है, इस रचना के भाव अच्छे हैं, वाकई ऐसे दूर के ढोल जो है वो सुहावने होते हैं। अगर इस रचना का शीर्षक केवल ढोल ही होता ना तो ये डबल एज टोल हो जाता। दूर के ढोल सुहावने और ढोल की पोल, आप जो सोच के देखें, केवल ढोल होने से ही ये मतलब ये 2 धारी तलवार बन जाती। अब पढ़ने वाला तो ढोल की पोल भी हो जाती और ये अपना जो आपने कहा है दूर के ढोल। थैंक यू। आभार सर। कंसेप्शन क्लियर हो गया। हम जानबूझ के इसमें डाले थे क्योंकि हमको बिल्कुल नॉलेज नहीं है। हम 1.5 साल से लघु कथा लिख रहे हैं और एक लाभ शैली में ये पहला प्रयास था। जैसे आपका नाम सुने सबसे पहले इसको डाल दिए कि सर से सीखने को मिलेगा। सादर आभार सर। अरे भाई ऐसा है, सुनिए जी, मुझे ना मेरे घुघराले बाल बड़े पसंद है, मेरे खानदानी वाला। अब ऐसी रचनाएं मेरे आगे मेरा परीक्षा दोगे तो मेरे भी निकल आएगा। फिर मुझे भी कैब लगानी पड़ेगी। तेरा प्लीज तरह खाइए जैसे मैंने लगा रखा है, जैसे भाई साहब ने लगा रखी है। बहुत सुंदर प्रसंग है। और अब मैं सुषमा सिन्हा जी को आमंत्रित करती हूँ। वो बनारस से है। आदरणीय सुषमा सिन्हा जी। सभी को नमस्कार। मेरी लघु कथा का शीर्षक है सूनी गोद। पूजा की शादी को 2 साल होने आए थे और अब तक माँ नहीं बन पाई थी। इस बार जिस दिन से मायके आई है उदास ही रहती है। माँ समझ गई कि अब तक इसकी गोद नहीं भरी है, इसलिए ससुराल में ताने तो अवश्य मिल रहा होगा। इसकी दोनों जेठानी को बच्चे हैं, सास तो कड़क है ही, बेटी भोली है, मुझसे कुछ कहेगी नहीं। माँ बार बार बेटी को डॉक्टर के यहाँ चलने की जिद करने लगी। एक बार दिखा लो,
बेटी नहीं मान रही थी। माँ के बहुत समझाने पर बेटी धीरे से बोली, माँ मेरा अबॉर्शन हो चुका है। माँ अचानक से घबरा कर बोली, कैसे हुआ, कब हुआ? कुछ भारी उठाई थी? ससुराल वालों ने कुछ ध्यान नहीं दिया कि क्या हो गया? माँ चिंता में थी, लेकिन ससुराल वाले कुछ ध्यान नहीं दिए क्या? लेकिन बेटी की आंखों में आंसू देखकर प्यार से सांत्वना देती हुई बोली, ईश्वर की जैसी मर्जी, कोई क्या कर सकता है? इतने समय का था बच्चा। इस सवाल पर वह माँ के गले से लिपट कर बोली, हाँ नहीं थी, इसीलिए तो ऐसा। जी, आपका माइक ऑफ है। सुषमा सिन्हा जी, बहुत प्रभावशाली रचना है आप। मैं आपको बहुत 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 बधाई देता हूँ। जो भी इस सभा में ये लघु कथा सुन रहे हैं, वो ध्यान करें कि ये एक परफेक्ट पंचलाइन कैसी हो। हाँ नहीं थी, बहुत अच्छी रचना है, आपको बधाई है। मैं जिस पटना है आपको मिलकर भी बधाई दूंगा। थोड़ा हिंदी पे ध्यान दीजिए, थोड़ा लिंग और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के ऊपर ध्यान दीजिए। ये आपका कसूर नहीं है, ये पूरे बिहार में ये क्या बोलते विशेषता है। ये सुषमा जी शायद बनारस की है। लेकिन इनकी भाषा से बनारस लगती नहीं है। इनकी भाषा में मुझे थोड़ा लगता है उसका, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। रचना बहुत अच्छी है और बहुत और भी उभर के सामने आएगी। आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना, वाकई में बड़ी प्रभावशाली और उतनी ही सुंदर समीक्षा। और इसके बाद में नीता शर्मा जी को आमंत्रित। मैं एक मिनट कहना, एक मिनट मुझे इनकी रचना से एक बात याद आ गई। देखिए, बेटी में, बेटे और बेटी में जो अंतर है आज का नहीं। आप कल्पना करके देखिए, होलिका भी गोद में अगर लड़की होती ना तो वो कभी बचती नहीं। प्रहलाद था तब बच गया। तो मुझे इसकी रचना पढ़ते पढ़ते वही याद आ गया। मेरी भी एक रचना ऐसी है, इनके जैसे नहीं, उसमें भी प्रहलाद और होलिका है। आपको बहुत बहुत बधाई। नीता शर्मा जी। नमस्कार सर महोदय और सभी गुरुजन और मेरी सखियों, सभी को प्रणाम करके मैं अपनी आज कथा वाचन कर रही हूँ। मेरी कथा का शीर्षक है भिन्नताना। तलाक की लगभग सभी प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। आज और आकाश दोनों को पैसे के लेन देन पर बात करने के लिए हमने बुलाया था। जज ने जिरा शुरू हुई। गीता की बहुत अच्छी रचना है आपकी, मेहनताना, मैंने पढ़ी थी। आप नॉर्थ ईस्ट से हैं, मुझे ज्यादा खुशी हुई कि नॉर्थ ईस्ट में हमारी दो बहनाएं पहले हैं, एक हाथ हो गई। मुझे ये जानकर अच्छा लगा। एक अनूपा जी है, मुझे उनका पूरा नाम नहीं पता, और एक कनक हरवालका जी है, ये है त्रिपुरी आसाम, तो तीसरी आपकी रचना की जो सबसे सशक्त चीज है वो उसकी पंचलाइन। तो लास्ट में पूछते थे एक रास्ते से। वैसे यदि मैं इस लघु कथा को लिखता ना, तो मैं ये सवाल पति से कुछ और तरह से पूछता। ठीक है, अगर मेरी जगह तेरी बहन होती तो उसको 1 लाख का कितना मिलता? क्या वो ये बात जज साहब को बोलती? जज साहब से पूछिए कि मेरी जगह अगर इनकी बहन होती तो 1 लाख का ये कितना देता? आप सोचिएगा, मैं आपकी रचना में दूसरे निकाल रहा हूँ, लेकिन ये है, सुनिए। हमारे पास कसूर आता है या कसूर होता है, उसको भिगोया जाता है, फिर उसमें से दही जमाई जाती है, उसमें से चोखा निकाला जाता है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि दूध
आपने उबाल कर फिर उसमें चाय बनानी है, या उसको भिगोकर या उसको जमाना, उसका केवल दही जमाना है, या उससे भी एक स्टेज आगे जाके उसमें आपने उसका मक्खन निकालना है, या फिर स्टीम ट्रे में जाके उसमें से घी भी निकालना है। आज की रचना जो ये घी जैसी है, घी रचना दूध जैसी है। कई रचना ऐसी हो ना, वो मरी हुई गाय होती है। अब मरी हुई गाय में क्या दिखा देगी? आपके पास दूध है और अच्छी क्वालिटी का दूध है, इसको घी तक ले जाएगी, इसको घी तक ले जाएगी। और पति पत्नी में डायरेक्ट बात कितना दिखाइए, जज जो होते हैं वो डायरेक्ट बात ही करने से हर चीज जज को एड्रेस करनी होगी। तो एक बार अगर जज का नाम दिया आप ले लेंगे ना, तो पता लगेगा कि वाकई कोर्ट में चल रहा है, क्योंकि पढ़ने वाले के सामने ना एक लक्ष्य टिक जाएगा। क्योंकि जज को बोला, जज बैठा हुआ है चौराहों के ऊपर, ये एक दृश्य चित्रण कीजिए, जिनको उर्दू में मंजर कशी कहते हैं, दृश्य चित्रण कीजिए। इन छोटी छोटी चीजों से दृश्य चित्रण होता है। एक तरह लाइए, उस नालायक की बहन को भी लाइए बीच में, ताकि उसको पता चले किसी औरत के स्वाभिमान से खेलने का क्या नतीजा होता है। आपकी पंचलाइन बहुत अच्छी है, रचना आपकी बहुत अच्छी है, मुझे बहुत 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 पसंद है। आपको बहुत बहुत मुबारक। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही सुंदर समीक्षा, बहुत ही सार्थक। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आदरणीय प्रभाकर जी को। और अब मैं जिज्ञासा सिंह जी को आमंत्रित करती हूँ। मंच को नमन। सभी आदरणीय विद्वानों को मेरा सादर प्रणाम और अपनी विदुषी बहनों को सादर अभिवादन। मैं अपनी लघु कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। आवाज आ रही है मंजू दीदी? जी जी, बहुत अच्छे से। लघु कथा का शीर्षक है प्रतिरूप। क्या देख रही हो अभिलाषा? बस इस बोनसाई को। ऐसा इसमें क्या खास है? इसी बात का तो आकलन कर रही हूँ जीजी। इस बोनसाई को कितने करीने से सजाया है तुमने। बिछे हुए रंग बिरंगे मार्बल, झिलमिलाते कंचे, कतरी हुई डालों पर लटकती ये खूबसूरत घंटियां, उस पे बैठी नन्ही चिड़िया तो चार चांद लगा रही हैं। तुमने बड़े प्रेम और मनोयोग से सजाई है ये बोनसाई ट्रे। वट वृक्ष को काटकर बोनसाई बनाने का काम तो तुम्हारे जीजा जी का है, मैंने तो खाली ट्रे को सजाया है। वही तो सबसे जटिल काम है। बिगड़े हुए स्वरूप को फिर से एक नया स्वरूप देना भी कला है जीजी, जिसमें अब आप माहिर हो गई। पर क्या ये प्रेम स्वार्थी नहीं कि जीवन देने वाले विशाल वटवृक्ष को केवल साज सज्जा की वस्तु बना दिया जाए? वटवृक्ष को अपनी कटी हुई बाहों में यूं चूड़ी पहनने की आशा तो नहीं ही होगी ना, जिसकी खनक पर दूसरे मोहित हों और स्वयं के जख्मों से लहू टपकता रहे। धन्यवाद। वाह वाह जिज्ञासा जी, मेरी एक जिज्ञासा है कि ये लघु कथा लिखते हुए आपने क्या खाया था? भाई बार कमाल रचना लिखी है। मुझे अपनी महिला शक्ति से सबसे एक बहुत बड़ा ये गिला रहता कि आप ना रसोई से बाहर नहीं निकलते, आप 7 लोगों से बाहर नहीं निकलते, आप तड़का चौका भिंडी तुरई इससे बाहर नहीं। देखिए ये जो आपका सब्जेक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट जो है जिस तरह से वैन गॉग की पेंटिंग हुआ करती है, एब्स्ट्रैक्ट जी, बहुत धन्यवाद। तो बहुत ये जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है ना, जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है, ये कल्पनाशीलता की परिकाष्ठा है। तो आदमी कल्पनाशीलता के शिखर पर पहुंच जाता है, शिखर के आसपास पहुंच जाता है, सारे ऐसी बातें जाता है। नहीं क्या होता है, 95, 96, 97, 98% में लघु कथाएं होती है, वो कथानक पर आधारित होती है, घटना पर आधारित। 2-4-5% रचनाएं ऐसी होती है जो उसके विचार पर आधारित, 1-8% रचना ऐसी होती है विचार की पराकाष्ठा पे आधारित।
तो ये आरती रचना उतना नहीं खाता। ये तो हो गया इसका एक पक्ष। दूसरा पक्ष ये है कि मैं अगर इसमें कोई शब्द डालना चाहूँ या इसमें से निकालना चाहूँ तो मैं तो निकाल। सुंदरता किसको बोलते हैं? व्हाट इज ब्यूटी? ब्यूटी ये है कि उसमें ना कुछ बढ़ाया जा सके ना कुछ घटाया जा सके। जब बैलेंस चीज हो जाती तो वो ब्यूटी होती, वो उसको सुंदरता को। सुंदरता की रचना की इलेक्ट्रॉनिक है, इसमें एक सूक्ष्म संदेश, इसमें मैं इसकी बात करना चाहूंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी। एक सूक्ष्म संदेश, एक विचार का एक छोटा दस्त उसको किस रूप से दे देना, क्या रूप दे देना। फिर उस महिला पात्र को दूसरे महिला पात्र का ये कहना कि आप तो गलत को ठीक करने के हुनर रखती हो, समथिंग लाइक दैट। आपको तो पता है कैसे गलत का किया जाता है। तो ये चीज ये नारी शक्ति का क्या लेवल है उसको लघु कथा वो ही दी उसमें दिखाई दी। दूर रूप में कुछ बहुत दिखाई देता, लेकिन जो देखना होता है उसके पीछे जो सूक्ष्म है उस सूक्ष्म को देखना होता है, उसके तत्वों को देखना होता है। आज की रचना हर प्रकार से जो है वो सफल है, मुझे बहुत अच्छी लगी। आप मुझे बुझवाइएगा, मैं इसको लघु कथा की तरफ के अगले अंक में प्रस्तुत करूंगा। हालांकि हमारे यहाँ अप्रकाशित प्रकाशित नहीं की जाती, केवल अप्रकाशित और अप्रकाशित की जाती है, लेकिन विशेष तौर पर नाम की रचना होती है। बहुत आभार आपका, सादर धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई जिज्ञासा जी, आपको बहुत आभार दीदी। आपकी लघु कथाएं तो वास्तव में अच्छी होती है, हमेशा आप नया विषय चुनती हैं। और अब मैं हमारे बीच में उपस्थित सिद्धेश्वर प्रसाद जी को मैं आमंत्रित करती हूँ, वो अपनी लघु कथा का वाचन करें। सिद्धेश्वर प्रसाद नहीं, केवल सिद्धेश्वरी नाम से लिखता हूँ। और आपके उसमें आ रहा है, वो ईमेल में तो पूरा नाम सिद्धेश्वर प्रसाद गुप्ता है, लेकिन लेखन सिद्धेश्वर नाम से ही कहती हूँ वैसे। और सबसे बड़ी बात है कि आज खुशी की बात है कि इस मंच पर योग राज प्रभाकर जी जैसे विद्वान व्यक्ति और लोक कथा के जाने माने हस्ताक्षर उपस्थित हैं, और उनकी सभा में या कहिए कि उनके जजमेंट में खड़ा होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, चाहे आलोचना जैसी भी हो। यदि इतनी गंभीरता से जो आलोचना वो करते हैं या सुझाव देते हैं, यही अपने आप में बड़ी बात है। और मुझे तनिक भी पता नहीं था कि आज वो उपस्थित होंगे, नहीं तो मैं उनके मैंने की अध्यक्षता स्वीकार करने के पहले मैंने लोक कथा भेज दिया था, और मैं आज वही पढ़ रहा हूँ, चाहे जैसी भी हो। और एक गलती तो जैसे उन्होंने कहा कि जो पंच लाइन में जो शब्द होते हैं वो शीर्षक नहीं होना चाहिए, अच्छी बात उन्होंने कहा है। लेकिन दुर्भाग्य से मेरी जो लोक कथा मैंने भेजा था जो पढ़ रहे हैं, उसका जो पंच लाइन है वही मेरी लोक कथा का शीर्षक भी है। इसलिए क्षमा याचना के साथ मैं लोक कथा पढ़ रहा हूँ, चाहे जैसी भी हो। योगराज प्रभाकर जी से क्षमा याचना के साथ। लोक कथा का शीर्षक है बूढ़ा होना पाप तो नहीं। आपके पिताजी की आयु कितनी है? डॉक्टर साहब ने बेड पर पड़े बीमार लक्ष्मण के बेटे से पूछा। 85 वर्ष। तब तो उन पर दवा का असर भी ठीक से नहीं हो सकता। उनका खराब किडनी भी बदला नहीं जा सकता, दोनों किडनी ने काम करना बंद कर दिया है। आपके पिताजी पर टीबी का भी असर है, फेफड़ा निमोनिया से ग्रस्त है, डॉक्टर ने समझाते हुए कहा। अब मैं क्या करूं डॉक्टर साहब, पिताजी को मरते हुए देखता रहूं और अपना हाथ पांव बांधे रहूं? ऐसा कब कहा मैंने, किंतु आप उनकी बीमारी पर और कितना खर्च कर सकते हैं यह जान लेना भी तो जरूरी है मेरे लिए, ताकि आगे का इलाज उसी हिसाब से मैं कर सकूं। उनका रोग मिटाना संभव नहीं, बस कुछ दिनों तक उनकी मौत को टाला जा सकता है। कुछ देर रुकने के बाद पुनः डॉक्टर साहब ने कहा, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी घर जमीन भी बिक जाए और उनकी जान भी ना बचे, दोनों में से एक को बचाना होगा ना। डॉक्टर साहब, पिताजी के पेंशन की जमा पूंजी यानी 70,000 रुपये बचे हुए हैं मेरे पास।
बीमार लक्ष्मण का इलाज करा रहे बेटे सत्येंद्र ने कहा। 70,000 रुपये खर्च कर उन्हें 1 महीने तक किसी तरह बचा सकते हो, वह भी बिस्तर से उठ नहीं सकेंगे। मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि 85 साल के इस बुढ़े पर इतनी सारी रकम बर्बाद करने से अच्छा है कि आप लोग अपने जीवन सुरक्षा के लिए 70,000 रुपया बचा लीजिए और बस भी कीजिए। अब आगे मत बोलिए डॉक्टर साहब, मैं यदि अपना पैसा उन पर लुटा नहीं सकता तो उनका पैसा उनकी सांसों की कीमत पर हड़प भी नहीं सकता। पूरे आवेश और तेवर पूर्ण मुद्रा में सत्येंद्र ने कहा। अपने बेटे सत्येंद्र और डॉक्टर साहब की बातों को पलक बंद किए बेड पर पड़ा हुआ बीमार लक्ष्मण सुन रहा था। वह भीतर से और भयभीत हुआ जा रहा था। कुछ बोलना चाह कर भी शब्द कंठ के बाहर नहीं निकल पा रहे थे। अर्ध चेतना अवस्था में कुछ ना बोल पाने की बेबसी उनकी आंखों से स्पष्ट झलक रही थी। ऐसा लग रहा था कि जिंदगी और मौत से लड़ रहे लक्ष्मण की भींगी आंखें डॉक्टर से पूछ रही हो, मेरी सांसों की कीमत मेरी उम्र से क्यों लगाते हो डॉक्टर साहब? मैं अभी भी जीना चाहता हूँ, मौत के पहले मैं जिंदगी से हारना नहीं चाहता। 85 वर्ष की उम्र हुई तो क्या, बूढ़ा होना पाप तो नहीं। आपका माइक ऑफ है। मैंने बोलना शुरू ही नहीं किया था। अच्छा डिजिटल जी देश के कथा की आज से नहीं में 45 साल की बहुत सम्मान है मेरे इनकी रचना जुलाई मैंने पढ़ी। आप सबने सुना हुआ कि बात कही जाती कि जिंदगी जिंदादिली का नाम। बाकी रचना पे बाद में बात करेंगे। आप ये देखिए तो 85 वर्षीय बूढ़े का जीवन से वो है, उसको अभी भी जीने नहीं समझना है। हम इसको काले ढंग के एक बात करते हैं। ये कितनी पॉजिटिव बात। ये संदेश देती है कि आदमी को अपने जीवन में नकारात्मकता किसी भी सूरत में अपने ऊपर हावी नहीं। इस रचना का एक तो मेरा जो एतराज था वो सिद्धार्थ जी ने आगे बता दिया कि जो शीर्षक था वो कथा में आ गया। खैर कोई नहीं, आ गया तो आ गया। वैसे ये शीर्षक और बढ़िया हो सकता है। ये शीर्षक जो है ये लघु कथा का नहीं, ये निबंध का शीर्षक लगता है, के ऊपर आप ध्यान देंगे। दो चीजें मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा, वो आपको हो सकता है कि आपको पसंद आए। मेरा मानना है कि लघु कथा का जो तथ्य है उसको तथ्य का पुत्र होना चाहिए। कोई भी तथ्य तब तक विश्वसनीय नहीं है अगर वो तथ्य के ऊपर आधारित है। तथ्यों से शुरू हुआ तो अवश्य। अब मैं ये बात दिलेश्वर भाई आपने लिखा है कि उस व्यक्ति की किडनी खराब है, फेफड़ों में निमोनिया है और टीबी की बीमारी। आपने ये लिखा। देखो डॉक्टर को तो सभी पता चला होगा ना, उसने चेक किया होगा, उसका टेस्ट किया होगा और टेस्ट किया होगा, ये चेक किया होगा तो भाई उसकी पर्ची बनेगी। 25 से 70 में उम्र लिखी जाती है और फिर डॉक्टर पूछ रहे उसको कि आपके पिताजी की उम्र कितनी है। और ये तथ्यों से थोड़ी बात होगी, इससे उसके ऊपर जाती है। उसका पूछना कि उसकी उम्र क्या है, डॉक्टर जो उसका इलाज कर रहा है वो सारी फोटो उसके सामने बता रहे है, कितनी खराब है, पेटों में निमोनिया। तो इस बात इससे ध्यान। दूसरी बात, डॉक्टर और उसके बेटे के बीच जो भी वार्तालाप हो रहा है
वो मरीज के सामने नहीं होना चाहिए। अक्सर डॉक्टर मरीज के सामने ऐसी बातें या तो उसको एक कोने में ले जाके बात करते हैं या कमरे के बाहर ले जाकर बात करते हैं या खुद बताकर बात करते हैं। आप एक समर्थ जब कथाकार है, रचनाकार है, साहित्यकार है, आप मेरा चेहरा समझते होंगे, आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। कथा आपके लिए अच्छा संदेश है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपको बधाई है सतीश भाई। थैंक यू। हमारे बीच में निवेदिता श्रीवास्तव निवि जी भी उपस्थित हैं। उन्होंने लघु कथा तो नहीं भेजी क्योंकि उनके समूह पर अपना एक प्रोग्राम चल रहा है, तो लेकिन वो अगर एक लघु कथा पढ़ना चाहें तो मैं उन्हें सादर आमंत्रित करती हूँ। आपको प्रणाम करती हूँ। मुझे 2 मिनट लगेगा खोजने में, मैंने निकाल के नहीं रखी थी कि मैं वो कर पाऊँ, तो समय आप लोगों का नष्ट ना हो, ये देख लीजिए थोड़ा सा। अरे आपकी लिखी रखी होंगी, जल्दी एक तब तक और लोगों को बुला लीजिए। जी जी। उपमा आर्या जी भी हमारे बीच में है, अगर वो पढ़ना चाहें तो उनकी तैयार रखी हो तो वो पढ़ लें। उपमा आर्या जी है। उपमा आर्या जी अगर पढ़ना चाहें तो। वैसे उपमा आर्या जी ने भी नहीं भेजी थी, नहीं भेजी जी, लेकिन आप अगर पढ़ना चाहें क्योंकि आदरणीय प्रभाकर जी का नाम सुन के हमारे सभी ज्यादातर सदस्य उपस्थित हो गए हैं, तो ये इस मौके का फायदा हम लोगों को उठाना चाहिए। उपमा आर्या जी को मैं आमंत्रित करती हूँ जब तक निवेदिता जी अपने वर्क ढूंढेंगे। समृद्ध मंच को और आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करते हुए अपने एक रचना लघु कथा मूंगफली, इसका शीर्षक मूंगफली, वो प्रस्तुत कर रही हूँ। अभी बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन फिर भी देखते हैं। शीर्षक मूंगफली। फौजी ड्रेस में उस आगंतुक को एक बारगी देख के तो मैं पहचान ही नहीं पाई, पर गेट के भीतर प्रवेश कर जैसे ही उसने पैर छुए एक चलचित्र सी सारी बातें स्मृति में कौंध गई। भैया कहाँ तक जाओगे? जी सेक्टर 7। ठीक है, मुझे वहीं छोड़ देना। जी मैम। 10 रुपए की मूंगफली देना। बीच में एक ठेले पर उसने ऑटो रोक कर कहा। मन में विचार आया कि 10 रुपए की मूंगफली तो कम है, क्या करेगा ये उसका, पर पूछने का साहस नहीं हुआ। कुछ दूर पर उसने ठेले वाले से फिर 1 दर्जन केले लिए, फिर स्वयं ही बताने लगा, सवेरे दौड़ लगा कर आता हूँ तो केला खाने के लिए ठीक रहता है, रात में मूंगफली खाता हूँ। दरअसल मैं मिलिट्री में जाने का प्रयास कर रहा हूँ। फ्रंट मिरर में उसका चेहरा देखा मैंने, अभी बच्चा ही था। आगे भी फिर बोला था, मैं गांव का रहने वाला हूँ, घर में इतना पैसा नहीं है, इसलिए सुबह पहले कॉलेज जाता हूँ, फिर शाम को ऑटो चलाकर अपना खर्चा निकाल लेता हूँ। मैम, कुछ तो करना पड़ता है ना कुछ बनने के लिए। मेरे जहन में उसकी बात घूम रही थी और वो पूछ रहा था, मैम पहचाना आपने? धन्यवाद। उपमा जी, इस रचना आपकी कटी हुई और कटी हुई है, हालांकि ऐसी रचना बहुत मिल जाती है। वो बड़ा आम सा सत्य है कि कोई मिला और उसके ऊपर एहसान करने वाले को, एहसान करने वाले को बैकग्राउंड में चला गया और वो कहीं से कहीं पहुंच गया। ये इस सब्जेक्ट पर बहुत रचनाएं लिखी गई है, लेकिन आपका प्रयास अच्छा है, इसलिए आपको बधाई देता हूं। धन्यवाद। अनीता, रश्मि जी आप कुछ कहना चाहती हैं? नहीं कहना नहीं चाहती हूँ, मैं अभी गाड़ी से दूसरी जगह से आई हूँ तो एडजस्ट कर रही हूँ। अच्छा, आपका हाथ आया था ना कि हाथ हुआ था। ये अब निवेदिता जी आपने निकाल ली होगी अपनी रचना, तो हम अब आपसे सुनेंगे। आप सादर आमंत्रित है। हार्दिक आभार आपका आमंत्रित करने के लिए।
लघु कथा का शीर्षक है समाधान। कितने वर्षों से वह अपने बेटे के लिए एक सुयोग्य कन्या की तलाश कर रही हैं। उनको मनचाही लड़की मिल ही नहीं रही। वैसे उनकी चाहती बहुत ज्यादा नहीं है। अब लड़की पूर्णमासी की चटक चांदनी जैसी गोरी, सुंदर, इकहरे बदन की होने के साथ ही अच्छा वेतन दिलाने वाली, नौकरी करने वाली तो होनी ही चाहिए। फुर्तीली तो इतनी हो कि ऑफिस जाने से पहले सिर पर पल्ला रखे हुए घर गृहस्थी के सारे काम निपटा दे। और हाँ, स्वयं पर उसका इतना नियंत्रण होना अनिवार्य है कि पलट के किसी को जवाब भी न दे। हर बार उनकी यही बातें सुनते सुनते देवी मानो एक निश्चय पर पहुंच गई। आपकी इस परेशानी का हल है मेरे पास। बस अभी शुरू में खर्चा थोड़ा ज्यादा होगा, और हाँ, एक छोटी सी दिक्कत भी हो सकती है आपको। वह बेहस पड़ी मानो उनके हाथ कारू का खजाना लग गया। खर्चे की चिंता मत करो, वह तो दहेज में ही मैं वसूल लूंगी, बस तुम डिटेल्स बता दो। देवी ने इत्मीनान से चाय की चुस्की ली। अब तो तकनीक का समय है। अपनी सारी चाहते बताकर एक रोबोट ले आइए और निश्चिंत हो जाइए। बस अगली पीढ़ी की किलकारियों को भूल जाइए। शुक्रिया। हाँ, सही बात है। इतनी सारी डिमांड है भाई, फिर तो एक रोबोट ही पूरा कर सकता है। अच्छी डिवीजन, अच्छी लोग करता है। बहुत 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 बढ़िया। आप बताइए। बहुत सुंदर वाकई में। अब हम लोग राम की तरफ हमारी लघु कथाएं आ रही हैं। मैं अपर्णा गुप्ता, हमारी जो इसकी संयोजक है इस गोष्ठी की, मैं उनको आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी लघु कथा का वाचन करें। अपर्णा गुप्ता। सभी को का स्वागत तो मैं कर चुकी हूँ और मैं अपनी कथा पढ़ रही हूँ। मेरी कथा का शीर्षक है लघु कथा का गलती। रात्रि के 10 बजे खाना खाकर टहलते हुए पान की दुकान पर जाना मेरा कब से शगल था। आज भी पान खाकर मुड़ा ही था कि देखा एक अंकल जी हाथ में मोबाइल लेकर वहीं खड़े लोगों से प्रार्थना कर रहे थे कि मेरा मोबाइल सेट कर दो। एक दो को दिया भी था, पर किसी ने थोड़ा देखकर टाल दिया। किसी ने लेकर प्रयास भी किया, पर शायद हो नहीं सका। वो लौटकर जाने लगे तो मैं उनके पीछे हो लिया। आगे जाकर मैंने उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, लाइए अंकल जी, अपना फोन मुझे दीजिए, बताइए क्या करना है। एक तरफ जाकर मैंने उनसे पूछकर सब उन्हें बता दिया और नेट भी चालू कर दिया। वो बहुत खुश हो गए और खूब आशीर्वाद देने लगे। फिर बोले, बेटा मैंने पहले अपने बच्चों को उनकी पसंद का फोन दिलाया, उसके बाद मैं रिटायर होने के बाद ये स्मार्टफोन लिया है, पर आज मुझे सिखाने के लिए किसी के पास समय नहीं है। यही तो गलत किया अंकल जी आपने, पहले आपको लेना चाहिए था। ये कहकर मैं आगे बढ़ गया। धन्यवाद। सर आपका माइक बंद है। अपर्णा जी, बहुत ही सुंदर लघु कथा। धन्यवाद। जो इसमें दिखता है ना, इसमें बहुत चीजें ऐसी जो दिखती नहीं है, उसको दिखती तो दिखाई। इसमें जो लोग बुजुर्ग होने वाले हैं उनके लिए 2-3 संदेश है। एक तो अपने आप को अपडेट रखें और आने वाले दिनों की तैयारी करें। और दूसरी बात यह है कि बुजुर्ग होने से पहले अपनी प्रायोरिटीज जो है उनको प्रायोरिटाइज करें। बहुत दफा ऐसा होता है कि हम लोग अपनी ख्वाहिशों को, अपनी चाहतों को और अपनी जरूरतों को साथ पर रखकर बच्चों के ऊपर सारी उम्र खर्च कर देते हैं। तो कोई बुरा नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चों को पूंजी समझा जाता है, उनको इन्वेस्टमेंट किया जाता है। और 90-95% केस में बच्चे होते भी है, 2-4-5% होते होंगे, मुझे नहीं पता। तो ये बहुत अच्छी लघु कथा है, तो इसका संदेश बहुत अच्छा है। इसका संदेश बहुत अच्छा है, जिसके आप बताइए। धन्यवाद, आभार।
मेरे ख्याल से मेरे अलावा तो कोई और नहीं रह गया है। अगर कोई रह गया है तो बहुत ज्यादा टाइम होगा। योगराज प्रभाकर जी पढ़ेंगे, योगराज प्रभाकर जी को पढ़ेंगे आपके बाद। प्रभाकर जी से भी सुनिएगा। नहीं, वो तो हम सुनेंगे, लेकिन समीक्षा के लिए मैं ही मतलब मेरी ही लघु कथा बची है ना, तो आचार्य जी की सहमति हो तो फिर मैं भी अपनी पढ़ दूं। मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि मंजू सक्सेना जी की कथा का लघु कथा का स्वागत तालियों के साथ करें। धन्यवाद। अब आपकी भी लघु कथा हो गई क्या? नहीं, अभी नीरज जी की नहीं, अभी नहीं हुई है। अभी तो बाकी सबकी हो गई। मेरी लघु कथा का शीर्षक है वैवाहिक साक्षात्कार। आप विवाह क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि मुझे एक जीवन साथी चाहिए। और जीवन साथी के प्रति आपने अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को अच्छे से समझ लिया है? उसमें क्या समझना, वो तो समय के साथ एक साथ रहकर समझ ही जाएंगे। और नहीं समझे तो क्या राहुल, संजय और बाकी लोगों की तरह तलाक के लिए मुझे भी वर्षों कचहरी का चक्कर? इस पक्ष को तो उसने सोचा ही नहीं था। एक बुदबुदाहट उसके मुंह से निकली। मैं इसका उत्तर आपको 6 माह बाद दूंगा। क्या आप इतनी लंबी प्रतीक्षा कर सकती हैं? अवश्य, क्योंकि मुझे ऐसा ही समझदार साथी चाहिए। धन्यवाद। आदरणीय प्रभाकर जी। मेरे कंप्यूटर में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है, इसलिए मैं मोबाइल से, मेरे कंप्यूटर में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है। अच्छा। हाँ, इसलिए मैं मोबाइल से जो है वो ऑनलाइन हो रहा हूँ। अच्छी रचना है आपकी मंजू जी, बहुत बढ़िया रचना है। ये शादी से पहले अगर ऐसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाए ना, तो मेरे ख्याल से शादी से संबंधित 90% या 95%, तो क्या मुझे लगता है 10% समस्याएं बाहर हो सकता है। दूसरी बात ये कि आपने जो विषय पकड़ा ना, विषय को लीक से हट के पकड़ा है, बिल्कुल एक नया आपने जो पकड़ा है। इसके भी आपको 10% एक्स्ट्रा बताए। आपकी रचना मुझे पसंद आई, बहुत अच्छी लगी, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। अब मैं चाहूंगी कि प्रभाकर जी आप अपनी कुछ रचना सुनाएं और दूसरे हम लोगों के बारे में कुछ 2 शब्द बोले। देखिए जी, ऐसा है कि मैं अपनी रचना जरूर सुनाता, लेकिन मेरा कंप्यूटर हैक हो गया है। अच्छा। हाँ, मेरा सारा जो मसाला है मेरे कंप्यूटर में है। अगर मैं अपनी किताब सुनने लगा तो मुझे मिलेगी, तो इसलिए मुझे आप क्षमा करें तो अच्छा रहेगा। और रचना मुझे याद रहती भी नहीं। अभी एकदम से मेरा कंप्यूटर चल रहा था, केवल ये थोड़ी प्रैक्टिस हो जाती है। ये तो प्रॉब्लम हो जाती है। मेरे भी कंप्यूटर में अभी हो गई थी बीच में, तो फिर मैं मोबाइल पे स्विच ऑन किया मैंने इधर, और उसके बाद फिर अब कंप्यूटर फिर आ गया तो फिर कर दिया। आधा रिकॉर्डिंग हुआ है, आधा नहीं। मंजू जी योगराज सर जुड़ गए हैं, बस उनका माइक म्यूट है। मोबाइल से जुड़ गए, माइक उनका म्यूट है। हाँ, अब हो गया। अब ठीक है स्वाभिमान जी के लिंक पर जाकर मेरी जितनी रचनाएं हैं वो मेरे कंप्यूटर में हैं। मेरा संग्रह जो इधर उधर पड़ा है वो मुझे मिल नहीं रहा, तो मुझे ढूंढने में देर लग जाएगी, इसलिए मैं क्षमा चाहूंगा। नहीं, मैं आप जरा सा माइक म्यूट कर लीजिए। ठीक है जी सर। जी, अब प्रोग्राम जारी रखिए। क्या अब क्या आदेश है? आप हम लोगों के बारे में, हमारे लघु कथाकारों के बारे में कुछ संदेश मैं चाहती हूँ। देखिए ऐसा है जी कि मैं इतना बड़ा विद्वान नहीं हूँ कि मैं बहुत लंबी चौड़ी बात मुझे करनी आए। मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ और प्रैक्टिकल बात ही करता हूँ। आपने देखा होगा कि मेरे शब्दावली में एक भी शब्द ऐसा नहीं है जिससे विद्वता या
भाषा पांडित्य झलकता हो। भाषा पांडित्य या विद्वता जो है वो आपकी रचनाओं में होनी चाहिए, बातचीत में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग आपस में बैठे हुए लगभग ऑलमोस्ट हम लोग एक फैमिली की तरह हैं। बात खुलकर हम करते हैं, एक दूसरे से इस तरह से बात खुल के कर सकते हैं। जी। मैं 2-3 चीजें आपके साथ अपने मन की कहना चाहूंगा कि ये पुराने विषय आज तक क्यों लिए जा रहे हैं। उसका एक कारण है, नए लेखक को ये लगता है कि मैं नई चीज लिख रहा हूं, जबकि उसको ये नहीं पता कि ये चीज हजारों दफा लिखी जा चुकी है। उसका कारण क्या है कि अध्ययन नहीं है, अध्ययन की कमी है। अगर वो अध्ययन करते, मतलब सतत अध्ययन हो, लगातार अध्ययन करें, तो उनको पता चले कि ये चीज बहुत बार पहले लिखी जा चुकी है। अगर मुझे ये दोबारा लिखनी है या तो मुझे अपने ढंग से लिखनी होगी या कि नए ढंग से लिखनी होगी। तो एक बजाय ये कि लिख मारना, वो आदत छोड़ के अगर सीरियस होकर, गंभीर होकर पढ़ा जाए, अध्ययन किया जाए, तो ये लेखक के लिए भी एक अच्छी बात होगी और विधा के लिए भी अच्छी बात होगी। अब आपने ये घिसा पिटा हुआ डायलॉग बहुत बार सुना होगा कि जी पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता किसी ने ये बात की हो कि क्या पढ़ना चाहिए। बल्कि मुझे तो 2-4 लोग ऐसे मिले हैं, मैंने उनसे सवाल किया कि आप हर बार बोलते हो कि आपको पढ़ना चाहिए, मुझे क्या पढ़ना चाहिए बताइए। बोले यार सबसे पहले तो मेरा संग्रह पढ़, सबसे पहले तो मेरा संग्रह पढ़, देख उसमें लघु कथा कैसी होती है। अब मैं कोई बच्चा थोड़े हूँ, मुझे क्या पता नहीं कि उसके संग्रह में क्या है। मैं तो उसको 4 बार कोर्ट के पी चुका हूँ। हमें पढ़ना क्या है। अगर हम लघु कथा लिखते हैं तो जरूरी नहीं कि हमें लघु कथा ही पढ़नी है। ये लघु कथा, हमें हर वो विधा पढ़नी है जो हमारे कलम की धार को तेज कर सके। छंद पढ़ेंगे तो भाषाई शुद्धता आएगी, गजल पढ़ेंगे तो विचारों में गहराई आएगी, नावल पढ़ेंगे तो लेखन में संयम आएगा, क्योंकि जो आदमी 500 शब्द लिख रहा है ना, देखिए उसमें कितना संयम होगा। उसके अलावा जो भी बोलता है कि मैं लघु कथा का स्टूडेंट हूं या लघु कथा का प्रशंसक हूं या लघु कथा लिखता हूं, उसके पास 2-3 बड़े बड़े शब्दकोश होने चाहिए।